Hi everyone, today I am discuss about Coulomb's law. देखो बच्चों, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था इससे पहले। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं एक दूसरे लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं तो इसका फोर्स ऐसा होगा, इसका फोर्स ऐसा होगा। तो इन दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलॉम्स ने एक्सप्लेन किया। कूलॉम्स ने अपने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज बॉडी, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चार्ज बॉडी पर ही होगा। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसको कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो रूल दिया, जो लॉ दिया, उसे हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज बॉडी। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पर एक्ट करेगा, कोई चार्ज बॉडी पर। देखो, सेकंड है इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेज आर अपोजिट। दोनों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पर फोर्स इधर को है, इस पर फोर्स इधर को है। यहां पर मैं दिखाता हूं, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। देखो, दो चार्ज बॉडी है, इन पर फोर्स की डायरेक्शन, इसके फोर्स की डायरेक्शन यहाँ की है, इस पर यहाँ की है। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कूलॉम्स रूल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ऑन बोथ चार्जेस आर अपोजिट, इस चार्ज और इस चार्ज पर दोनों पर फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बशर्त इन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड मींस जैसे 2 कूलॉम ये है तो 2 कूलॉम्स ये भी है, और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक पेयर में काम करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड वन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन है फोर्स की, हमेशा ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस। मींस जो फोर्सेज होगा आपका डायरेक्शन, तो इसके अलोंग, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये इसके अलोंग जो फोर्स होगा उसे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमेशा एक्ट करता है किस डायरेक्शन में, दो चार्ज को लाइन करती है जब लाइन, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस। हमेशा जहां भी ये वर्ड आता है आपका अलोंग द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस, तो वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, हमेशा सेंट्रल फोर्स होगा। इसके बाद कूलॉम्स ने न्यूटन ग्रेविटेशनल रूल की हेल्प ली। इसी की हेल्प से एक रूल बुलाया, एक लॉ दिया। उन्होंने कहा जो फोर्स होगा इस टाइप का। देखो यहां पर देखते हैं, दो चार्जों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे, देखो ये पेयर में लिखता है एक्शन और रिएक्शन में। देखो, इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स, उसको हम लिखते हैं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी सेकंड से इसको लिखते हैं F12। जैसे इसको लिख रहे हैं F21, इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको कहेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये हमेशा पेयर में लगने वाला फोर्स है, न्यूटन की हेल्प से लिया इन्होंने। तो F इज इक्वल टू, जैसे F12 इन्होंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो F12 ये किसके इक्वल होगा, मैं इज इक्वल टू F21। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। यहां भी न्यूटन ने मैग्नीट्यूड ही लिखा है, क्योंकि फोर्स जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। F12 इज इक्वल टू F21, ये मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा है, इसकी डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये फोर्स दिया, या एक स्टेटमेंट है इसकी जो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स रूल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 point charges, directly proportional to product of 2 point charges, and electrostatic force is inversely proportional to square of the distance between them. तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के यहाँ पर एक होगा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यूनिट क्या होगी? कूलॉम, कूलॉम यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के इक्वल टू आपकी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। के क्या होगा? एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू होती है आपकी के इंटू के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पेयर फॉर्म में लगा है आपका, एक्शन रिएक्शन फॉर्म में, ठीक है। देखो F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये के कैसे निकलता है? के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है। देखो अब ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? देखो दो चार्जेज हैं आपके बीच में, दो चार्जेज हैं, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। तो इसके बीच कौन सा मीडियम होगा? ये इसके बीच अगर फ्री स्पेस है तो उस टाइम एक ये एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या होती है कि इस पर परमिशन दे रहा है नहीं दे रहा है, इसके बीच इसका बीच का जो स्पेस है मीडियम है, फोर्स के लिए परमिट कब करेगा? तो एयर के लिए अलग होती है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच क्या करते हैं? अलग अलग मीडियम रखते हैं, जैसे यहाँ पर एयर है, मेटल है, कुछ भी रखते हैं, ये परमिट करेगा यानी परमिशन देगा कि हाँ कि इसके बीच क्या फोर्स होगा। तो इसके बीच का जो फील्ड है ये परमिट करेगा। सपोज यहाँ पर एयर है तो उस टाइम के एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब के की वैल्यू कब होती है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, जब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फ्री स्पेस है। ये फ्री स्पेस क्या करेगा? इस चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को परमिट कब देगा? तो उसकी एक कंडीशन होती है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करेंगे और इसको भी लर्न करेंगे इसकी वैल्यू विथ यूनिट के साथ। नेक्स्ट एप्सिलॉन तो है, देखो एप्सिलॉन को हम किसी मीडियम के लिए शो कर सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मीन्स जब दो चार्जों के बीच कोई भी मीडियम रखा है, जैसे आपने यहाँ पर वुड रखा है या मेटल रखे हैं या इंसुलेटर, कुछ भी चीजें रख रहे हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन आर जिसे कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसके बीच रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम किससे डिनोट करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो ये रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1 होती है। ओके।